बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए धातु आयनों की बल गतिकी और परिवर्तनीयता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को इजीली याद करके अपने एग्जाम में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे क्लास को भी पढ़ के डायरेक्टली अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। पीडीएफ का जो लिंक है हम आपको दे देंगे या हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अब तक के जितने भी आपके वीडियोस हैं उनके पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लगभग 12 वीडियोस कवर कर लिए हैं। यह आज का 13वां वीडियो होगा जिसमें हम यह टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यह एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, यानी कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको यह जो वीडियो सीरीज है वह दिया जा रहा है। तो इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको शेयर भी करना है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप हमसे पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आखिर परिवर्तनीयता का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या संकुलों में। तो पहले तो यह आप समझ लीजिए कि परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता का कॉन्सेप्ट क्या है आपके संकुलों में। तो आप जानते हैं संकुलों में होता क्या है, आपके पास कोई भी लिगेंड जो होते हैं वह मेटल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे लिगेंड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ जो लिगेंड है, एक लिगेंड मान लीजिए एल है आपका, वह किसी दूसरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है, जैसा कि हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो माना कि आपका जो लिगेंड एल है यह लिगेंड ए के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है। तो इस तरह से आपका मेटल के साथ लिगेंड का प्रतिस्थापन होगा, है ना। इस तरह से आपका एक प्रतिस्थापित हुआ, फिर आप दूसरा भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तीसरा भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चौथा भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह एक फैक्टर पर निर्भर करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है वह कैसे इसको कितना आसानी से इसको हटा सकता है। तो उसी का नाम है परिवर्तनशीलता, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप उसको देखेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, धातु संकुलों में एक या अधिक लिगेंडों को अन्य लिगेंडों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। संकुलों के इस गुण का संबंध उसके बल गतिकी से होता है। इस प्रकार धातु संकुलों के उपर्युक्त गुण को संकुल की परिवर्तनशीलता कहते हैं। यही गुण के लिगेंड के द्वारा एक लिगेंड का दूसरा लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन का जो गुण है वह परिवर्तनशीलता कहलाता है, ठीक है। जिसके आधार पर संकुलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। और वो दो वर्ग क्या है, एक तो सक्रिय संकुल, एक अक्रिय संकुल। बहुत ईजी है। वे संकुल जिनमें लिगेंड का प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है उन्हें सक्रिय संकुल कहेंगे। इसके विपरीत वे हैं कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड का प्रतिस्थापन बहुत ही धीमी गति से होता है, उसे आप अक्रिय संकुल कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसे आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल याद करने के लिए आपको बता दें, यहाँ पर आपको चतुष्फलकी संकुल या फिर टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि साइनाइड में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, जबकि वाटर में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, साइनाइड में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर आपके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड ही परिवर्तनीयता प्रदर्शित करते हैं। और अक्रिय संकुलों के उदाहरण में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेंगे, जिसमें 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। यानी कि आपका यहाँ पर जो लिगेंड रहेगा उसकी संख्या 6 आपको लेनी होगी, ठीक है। इस तरह से तो आप इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और एग्जाम्पल आप इसे याद कर लेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आगे जो हम कुछ बताने वाले हैं परिवर्तनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसे पूरा आपका ट्रिकी वे से हम याद करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना तो आपको कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको बस एग्जाम्पल देखना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस 5 मिनट ही आपका आगे लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका परिवर्तनीय होता है जिसे आप लेबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो यह एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपका अधिक है तब उसकी परिवर्तनशीलता कम होगी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप परिवर्तनशीलता बढ़ाएंगे सक्रियण ऊर्जा कम पाएंगे, और सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तब आप पाएंगे कि आपका परिवर्तनशीलता कम हो गया है। तो इतना चीज़ें आप लिख लेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि परिवर्तनीयता को यानी कि लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक।
उसको। तो सबसे पहला है आपका धातु आयन का आवेश और केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या, और इसके बाद आप देखेंगे कि आवेश त्रिज्या अनुपात का मान। तो पिछले वीडियो में हमने ये हेडिंग्स आपको समझाई थी जब हम बता रहे थे संकुल के स्थायित्व को। अब उसकी सक्रियता, यानी कि आप जानते हैं सक्रियता की बात करते हैं, तो यह जो सक्रियता होता है, यह सक्रियता आपका जो परिवर्तनीय होता है, यानी कि सक्रियता होता है, उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्थायित्व। अगर आपका संकुल स्थायित्व होगा तो वो क्रिया ही यहाँ करेगा, तो वही चीज़ है ना। अगर वह स्थायी है तो वह क्रिया नहीं करेगा, अगर वह अधिक तीव्रता से क्रिया कर रहा है तो वही स्थायी नहीं कहलाएगा। तो वही चीज़ है। तो जस्ट अपोजिट, जैसे धातु आयनों का आवेश हमने कहा था वहाँ पर कि आवेश जितना अधिक होगा साइज उतना ही छोटा होगा और वह उतना ही अधिक स्थायी संकुल का फॉर्मेशन करेगा। अगर स्थायी संकुल का फॉर्मेशन कर रहा है तब क्या होगा, आपकी जो परिवर्तनीयता है या फिर लायबिलिटी है वह कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है और उस एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है जिससे आप एग्जाम्पल भी इजीली याद कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला ट्रिक है, आलू शिव जी पार्वती के संग खाते हैं, क्या फल भी खाते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझाते हैं। आप इसमें केवल केंद्रीय धातु आयन को याद कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए लिगेंड है आपका सेम है और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सभी में सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिगेंड आपका सेम है, फ्लोरीन आपको लेना है। हम यहाँ पर आपको याद करा रहे हैं क्या, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लिए, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम में आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम, जो कि आलू हमने बोला है उसकी जगह आप लेंगे, फिर शिव इसकी जगह सिलिकॉन लेंगे, फिर हमने कहा जी, तो इसका शिव जी को एक साथ लिख दीजिएगा, इसका अर्थ एक ही है सिलिकॉन। फिर पार्वती की जगह आप लिखेंगे फास्फोरस और संग की जगह आप लिखेंगे सल्फर। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके परिवर्तनीयता का क्रम आपको यहाँ पर लिख देना है कि एल्युमिनियम का अधिक सक्रिय होता है, फिर यह कम सक्रिय होता है, फिर यह जो कि साइज का कॉन्सेप्ट है। अगर हमने आपको बताया है, पिछले वीडियो आपने देखा है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे इसमें 3+ आवेश है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो आपको पता है जितना अधिक चार्ज होगा वह उतना ही छोटा साइज रखेगा। लेकिन अगर सेम सेंट्रल मेटल हो तब, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अलग अलग हैं इसलिए साइज का फैक्टर थोड़ा सा चेंज होगा, आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर सल्फर लिया है तो उसका 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 है उस पर चार्ज, तो इसकी जो परिवर्तनीयता है वह अधिक दिखाई गई है क्योंकि जो इसका साइज होता है ना वह बड़ा होता है, जिसके कारण यह कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होता है तो अधिक क्रिया करता है। तो वही चीज़ है। इस में अगर आपका सेंट्रल मेटल सेम ले लेते और चार्ज को अलग अलग रखते तब आप कह सकते थे, उस कॉन्सेप्ट को अपना सकते थे जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था इस परिवर्तनीयता के क्रम के लिए। ठीक है, अब केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या के लिए अगर आप देखें कैसे होगा तो वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। जैसे वे संकुल जिनके केंद्रीय धातु आयन छोटी त्रिज्या वाले होते हैं अपेक्षाकृत कम गति से क्रिया करते हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत वे संकुल जिसके केंद्रीय धातु आयन बड़ी त्रिज्या वाले होते हैं उनकी अभिक्रिया की दर अधिक होती है। अर्थात आयनिक त्रिज्या अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब की स्थिति में अभिक्रिया करने की जो दर होती है वह दर भी बढ़ जाती है ना। तो आयनिक त्रिज्या जितना बढ़ता है आपकी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही चल रहा है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हम बार बार कह रहे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया की दर को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। आप यहाँ पर फिर एक बार मांगे कार स्कूटर वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आप मैग्नीशियम लिखते हैं, फिर कैल्शियम लिखते हैं, फिर स्ट्रॉन्शियम लिखते हैं। सेम आपका लिगेंड रहेगा सभी के सभी में, और आपको चार्जेस भी सेम लेना है 2+2+2+। इजीली आपको याद हो जाएगा। साइज़ आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत होगी, वह भी साइज़ हमने आपको पिछले वीडियोस में याद करने के ट्रिक के थ्रू बता दी थी। अब आवेश त्रिज्या अनुपात के लिए भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आवेश त्रिज्या अनुपात जितना अधिक होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अगर स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा तो उसकी जो अभिक्रिया करने की दर होगी, यानी कि उसकी सक्रियता जो होगी वह सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, पढ़ के हम नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्पल में भी आप देख लेंगे। अब संकुलों की ज्यामिति के बारे में बात करें तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है।
सामान्यतः 6 उपसंयोजन संख्या वाले संकुलों की तुलना में 4 उपसंयोजन संख्या वाले जो संकुल होते हैं वह तीव्र गति से क्रिया करते हैं। जैसे कि अत्यधिक स्थायी निकेल टेट्रासाइनाइड का यानी कि साइनाइड लिगेंड के साथ जब यह संकुल है तब क्या होता है, संकुल की अभिक्रिया की दर अधिक होता है। जबकि मैग्नीज के साथ अगर आप लेते हैं उसी साइनाइड को और हेक्सासाइनाइड यानी कि 6 साइनाइड हम ले रहे हैं, तब इसकी तुलना में विनिमय दर अपेक्षाकृत कम होता है। तो इतना ही आपको लिखना है। आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।